नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती समारोह में होंगे शामिल और कोलकाता में कई योजनाओं का उद्घाटन आज के दिन करेंगे। कोलकाता में समारोह के बाद उत्तर 24 परगना जाएंगे और बीएसएफ की कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह कोलकाता में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उत्तर 24 परगना भी जाएंगे देश के गृह मंत्री। बीएसएफ की कई विकास परियोजनाओं का भी आज के दिन शिलान्यास और उद्घाटन भी। पश्चिम बंगाल का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती हैं और केंद्र की नीतियों पर। ऐसे में अमित शाह का वहां पर जाना, योजनाओं का शिलान्यास करना, यह दर्शाता है कि यह दौरा कितना अहम है। बीएसएफ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। हम बात कर रहे थे ममता बनर्जी की, जिस तरह से वो केंद्र की नीतियों को लेकर और बीजेपी की मौजूदा सरकार पर लगातार हमलावर रहती हैं। ऐसे में अमित शाह का पश्चिम बंगाल पहुंचना और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना, ये दर्शाता है कि यहां कुछ तो पकड़ मजबूत होगी बीजेपी की, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वो दबदबा नहीं दिखाई दिया जो बीजेपी को उम्मीदें रहती हैं। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आखिर अमित शाह का दौरा ये कितना अहम है। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहां पर करेंगे। उत्तर 24 परगना में बीएसएफ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रापोल में बोलैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई योजनाओं का भी शिलान्यास होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आईसीपी पेट्रापोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह, ये कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे में देखिए, दौरा काफी अहम है। पश्चिम बंगाल का कई जगहों पर जाएंगे देश के गृह मंत्री और उद्घाटन कहां पर करेंगे, कहां पर शिलान्यास है, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन चलिए आगे बात करेंगे। जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी हैं, बीएसएफ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और पश्चिम बंगाल का दौरा आज के दिन देश के गृह मंत्री का। वहीं एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा। आज के दिन दिलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सर्वोदय संगम के ट्रेनिंग कैंप में करेंगे संबोधित। 10 दिवसीय सर्वोदय संगम कैंप का आखिरी दिन। महंगाई राहत कैंप में भी जा सकते हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, महंगाई राहत कैंप में भी जा सकते हैं राहुल गांधी। ये दौरा सर्वोदय संगम के ट्रेनिंग कैंप में संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महंगाई राहत कैंप में भी जा सकते हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, आज के दिन राजस्थान का दौरा राहुल गांधी का। तो चलिए, राहुल गांधी के राजस्थान के दौरे को लेकर अगर आज के दिन हम बात करें तो ये दौरा कितना है। एक दिन के राजस्थान के दौरे पर सर्वोदय संगम कैंप में शामिल होंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय सर्वोदय संगम कैंप का आखिरी दिन है आज के दिन। सर्वोदय संगम कैंप में युवा कांग्रेस के नेताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और वहीं राहुल गांधी संगम कैंप में युवा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के राजस्थान के दौरे से एक दिन पहले राहुल गांधी का यह दौरा है। वहीं राहुल गांधी गहलोत सरकार के द्वारा लगाए गए महंगाई राहत कैंप में भी जा सकते हैं। हालांकि देखिए, जमकर इसकी तारीफ की जा रही है। अशोक गहलोत ने चुनाव के पहले जिस तरह से महंगाई राहत कैंप लगाया, एक चुनावी रणनीतियों के तहत इसे पेश किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जेपी नड्डा ने बुलाई है पार्टी महासचिवों की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक होगी। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है और कर्नाटक संप्रभुता वाले बयान पर नड्डा का पलटवार भी आया। वोट के लिए कांग्रेस का कुछ भी कहना निंदनीय है। राहुल पर्यटन के लिए राज्यों का दौरा करते हैं, ये कहना है जेपी नड्डा का।
कर्नाटक संप्रभुता वाले बयान पर नड्डा का यह पलटवार। वोट के लिए राहुल गांधी दौरे पर रहते हैं, पर्यटन उनका मकसद, यह कहना जेपी नड्डा का। वो भी सांसद रही हैं और हैं अभी भी, और खरगे साहब भी सांसद रहे हैं। हम क्या शपथ लेते हैं कि हम वी ओ आवर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये कहते हैं हम। अब ऐसे कहने वाले लोग अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करें तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी, उनका अपमान है। लेकिन यह लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की शब्दावली बोल करके ये, और आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग तो खड़े रहे ही हैं। तो भारत के जो बोलते हो कि भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हों उनके मुंह से इसी तरीके की वाणी निकलती है। घूमना तो काम है, प्रजातंत्र है, सबको छूट है, घूमें, अच्छी तरीके से घूमें, लोगों के बीच में जाएं। लेकिन ये जाते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, जब चुनाव आते हैं तब जाते हैं। हम लोग 24 घंटे 365 दिन इन्हीं के बीच में रहते हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी नेताओं का। तो चलिए एक बड़ी खबर गोवा से। आज से 3 दिनों तक पणजी में G20 की बैठक। G20 के तहत तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक में शामिल होंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, G20 के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। आज से 3 दिनों तक पणजी में G20 की बैठक। G20 के तहत तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक होगी। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोवा से बड़ी खबर, पणजी में आज के दिन G20 को लेकर बैठक, तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने केसीआर पर बोला हमला। तेलंगाना को जागीर समझती है बीआरएस, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे कहते हैं कि मैं नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं, जिम्मेदारियों का एहसास है, ये कहना प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव तेलंगाना की सरकार पर हमलावर, यानी कि बीआरएस सरकार पर। इनका यह कहना कि आप मुझे कहते हैं कि मैं नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं, जिम्मेदारियों का ये एहसास है, यानी कि मैं भी उस रूप में आ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने केसीआर पर ही हमला बोला है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं के जुबानी हमले भी विपक्ष के नेताओं पर हो रहे लगातार। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, तेलंगाना में यह कहना प्रियंका गांधी का। यहाँ एक शासन चला रही है, इसमें आपके सपने सरकार नहीं हो पा रहे हैं, साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े, इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया, इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला।
आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। तो चलिए, यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 9 मंडलों के 38 जिलों में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। तैयारियां जोरों पर रही सभी नेताओं की। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में लगे रहे कि कैसे निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। आम आदमी पार्टी ने भी किस्मत आजमाई है। यूपी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज के दिन आखिरी दिन, और अब इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो चलिए बात करते हैं कितना अहम है ये निकाय चुनाव। दूसरे चरण में 7 नगर निगम समेत 38 जिलों में वोटिंग होनी है। 6,378 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं। वहीं मतदान केंद्र जो बनाए गए, साथ ही 19,618 मतदान स्थल भी तैयार करवाए गए। दूसरे चरण का मतदान 9 मंडलों में होना है। 370 निकायों के 7,006 पदों के लिए मतदान ही होगा। वहीं 7 नगर निगमों में मेयर पद पर भी 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए 1,150 प्रत्याशी मैदान में। नगर पालिका परिषद के लिए 14,313 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 3,492 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। नगर पंचायत सदस्य पद पर 42,575 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो यह है यूपी का निकाय चुनाव, क्योंकि आज के दिन दूसरे चरण के प्रचार का यह आखिरी दिन। कई दिग्गज आज के दिन भी चुनावी माहौल में ताल ठोकेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आज के दिन जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभा, 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर, बांदा, चित्रकूट में सीएम की चुनावी रैली है। निकाय चुनाव को लेकर आज के दिन सीएम योगी का संबोधन। यूपी में जनसभा को आज संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई जिलों में जाकर चुनावी प्रचार करेंगे। कानपुर, बांदा, चित्रकूट, जहां पर चुनावी रैली। वहीं देखिए, निकाय चुनाव को लेकर 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर में सुबह 11:40 पर कमर्शियल मैदान में जनसभा होगी। वहीं बांदा में दोपहर 1:15 पर जीआईसी ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। चित्रकूट में दोपहर 2:40 पर रामायण मेला परिसर में जनसभा है। वहीं 11 मई को निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग है। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसकी तैयारियां इस समय चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जमकर पसीना बहा रहे हैं चुनावी मैदान में। लगातार उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, कई बड़ी रैलियां की। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर, सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। एसपी बीएसपी के कचरे को साफ करने का चुनाव। हमने पूरे प्रदेश में सफाई अभियान चलाया। अखिलेश ने किया 6 करोड़ लोगों का अपमान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी के कचरे को साफ करने का चुनाव, इस तरह के बयान दिए हैं। हमने पूरे प्रदेश में सफाई अभियान चलाया, ये कहना है सीएम योगी का। अखिलेश ने किया 6 करोड़ लोगों का अपमान। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला।
शहर में जाओ, कूड़े का डंप पड़ा रहता था। यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। तो चलिए बड़ी खबर यूपी से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुनावी सभा कानपुर में, फर्रुखाबाद में और चुनावी सभा होगी। उसके बाद रोड शो में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी आज के दिन कई जगहों पर जनसभाएं। जनसभा के बाद रोड शो में भी शामिल होंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बीजेपी के पक्ष में लगातार जो माहौल बनाने में लगे हैं। निकाय चुनाव जिसे कहा जा रहा है लोकसभा का सेमीफाइनल, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं से कुछ नुकसान हो पार्टी को। सन 2018 में भी इसी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। तो चलिए कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। सुबह 11 बजे घाटमपुर कानपुर में जनसभा है। वहीं दोपहर 12:30 बजे रामलीला मैदान में कानपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे फर्रुखाबाद में रोड शो में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। वहीं गुड़गांव देवी मंदिर के लाल गेट तक ये रोड शो निकाला जाएगा यूपी के डिप्टी सीएम का, जहां पर कई पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस रैली में शामिल होंगे, जो साथ देंगे ब्रजेश पाठक का और अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान। संजय सिंह के नोटिस से ईडी की पैंट गीली, बीजेपी का मकसद मेरी गिरफ्तारी है करवाना। तो अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि संजय सिंह के नोटिस से ईडी की पैंट गीली हो गई। यही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का मकसद मेरी गिरफ्तारी करवाना। सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, क्योंकि शीश महल को लेकर जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां हमलावर हैं, आप देख रहे होंगे। घर के रिनोवेशन को लेकर जो करोड़ों के हेरफेर का आरोप लगा रही हैं पार्टियां, उसी को लेकर इस समय अरविंद केजरीवाल भी पार्टियों पर हमलावर हैं, बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का। गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। तो चलिए एक और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही, जहां पर चंडीगढ़ में मंत्री परिषद की बैठक होगी आज के दिन। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। चंडीगढ़ में मंत्री परिषद की बैठक आज के दिन शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक ये होगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक आज के दिन चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक।
तो चलिए एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लग गया। ममता बनर्जी के फैसले पर अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। फिल्म पर बैन लगाकर राज्य सरकार अन्याय कर रही है, ये कहना अनुराग ठाकुर का। ममता सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। फिल्म द केरल स्टोरी पर जमकर सियासत जारी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बैन लगाया तो उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा आप ना करें तो बेहतर। चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का, जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। चेहरा वही द केरल स्टोरी पर मीनाक्षी लेखी का भी बयान सामने आया। द केरल स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है पर आधारित है। ये फिल्म समाज में जन जागरण का काम कर रही है। मीनाक्षी लेखी का एक कहना, सुनवाते हैं आपको मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। द केरल स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित ये कहना मीनाक्षी लेखी का। द केरल स्टोरी रियल लाइफ पर आधारित ये कहना मीनाक्षी लेखी का। तो सभी बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं द केरल स्टोरी को लेकर। कई राज्यों में इस फिल्म को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर भी जारी है। मैं इस तरीके की चीजों को 90 के दशक से फॉलो भी कर रही हूँ। तो ये वही चीजें हैं जो हम बिना नाम के पढ़ा करते थे कि ऐसा वैसा हो रहा है, और 2-4 नाम आ रहे थे जिसमें बंगाल से भी कुछ नाम थे, कुछ लड़कियों के नाम थे जिनकी बाद में मौत भी हुई। तो ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर आधारित है और एक तरीके से देखा जाए तो जन जागरण का काम कर रही है कि समाज में कुछ कुरीतियां आ गई हैं और उन कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है, जिसमें से लव जिहाद एक है। मैं तो चलिए इसी के साथ हेलो इंडिया में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।